नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। हम सभी जानते हैं भारत का जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का प्रधान माना जाता है। भारत का राष्ट्रपति का जो नामकरण है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो ब्रिटेन के सम्राट की तरह है, क्योंकि भारत ने संसदात्मक शासन व्यवस्था को ग्रहण किया है और संसदात्मक शासन व्यवस्था का एक प्रमुख लक्षण होता है कार्यपालिका का दोहरा रूप। एक होती है वास्तविक कार्यपालिका और एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका। तो नाम मात्र की जो कार्यपालिका है उसे हम राष्ट्रपति कह सकते हैं, वास्तविक कार्यपालिका है प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। लेकिन जो प्रेसिडेंट शब्द है वो अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह है। भारत के राष्ट्रपति का यदि हम उल्लेख देखें संविधान के अंतर्गत, भारत के राष्ट्रपति के बारे में जो भाग 5 है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 78 तक भारतीय कार्यपालिका के बारे में विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा जिसके नाम पर सारी शक्तियां होगी और जो अपने कार्यों का संपादन प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार करेगा। तो कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति की यदि हम योग्यताएं देखें तो संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं, राष्ट्रपति की क्या योग्यताएं हैं, तो उसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसके भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ये राष्ट्रपति की योग्यता है। इसके अलावा संविधान के अंतर्गत ये भी कहा गया है कि जो राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाला व्यक्ति है वो सरकार के अधीन किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। साथ ही ये भी स्पष्ट है कि जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और जो मंत्रियों के पद हैं वो लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। यानी कि इन पदों पर रहता हुआ कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में भाग ले सकता है, लेकिन अगर वो राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो जाता है तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। लेकिन अन्य कोई जो लाभ के पद है जहां से वेतन प्राप्त होता हो वो उस पद पर रहता हुआ राष्ट्रपति पद पर चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो राष्ट्रपति पद की ये योग्यताएं हैं: भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अब ये क्वेश्चन उठता है कि भारत का राष्ट्रपति जो इतना महान पद है उसके लिए इतनी कम योग्यताएं रखने का क्या मतलब है। तो भारत का राष्ट्रपति के लिए इतनी कम योग्यता इसलिए रखी गई है क्योंकि भारत ने लोकतंत्र को ग्रहण किया है और लोकतंत्र के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो उच्च पद पर पहुंच सके। हर एक व्यक्ति सर्वोच्च पद पर पहुंच सके, ये प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार लोकतंत्र में है, इसीलिए इतनी कम योग्यता रखी गई है। दूसरा, भारत के अंतर्गत गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली को भी ग्रहण किया है, इसलिए गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली होने के कारण जो राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होता है, सर्वोच्च पद निर्वाचित होता है। तो भारत के राष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं वो ये योग्यताएं हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि इस सर्वोच्च पद पर पहुंचने के लिए एक राजनीतिक अनुभव, एक कार्यकुशलता और विशेष योग्यता प्राप्त व्यक्ति ही इस पद पर पहुंच सकते हैं। ये राष्ट्रपति पद की योग्यता। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है अनुच्छेद 56 में इसका उल्लेख देखने को मिलता है।
अनुच्छेद 56 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए निर्धारित कार्यकाल है। 5 वर्ष तक निर्धारित कार्यकाल है, यानी कि राष्ट्रपति पद के लिए किसी भी प्रकार की जो एज लिमिट है वो नहीं है, यानी कि 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर वो अपने पद से हट जाएगा, ऐसा नहीं है। एज लिमिट नहीं है, कार्यकाल उसका 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। 5 वर्ष से पहले यदि उसकी मृत्यु हो जाती है या पद से निष्कासित हो जाता है या त्याग पत्र दे देता है तो उस शेष अवधि के लिए उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। लेकिन संविधान में ये भी उल्लेख है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो 6 महीने के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाना चाहिए। साथ ही संविधान में ये भी उल्लेख है कि राष्ट्रपति 6 महीने के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाना चाहिए। नया राष्ट्रपति जब तक अपना पद ग्रहण करता है तब तक जो राष्ट्रपति है यदि उसके 5 साल पूरे भी हो जाते हैं तब भी वो उस पद पर, जब तक नया राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं करता है, उस पद पर बना रहता है। इसके अलावा संविधान में ये भी उल्लेख है कि जो नया राष्ट्रपति, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ है और नया राष्ट्रपति बना है तो वो शेष अवधि के लिए नहीं बनता है। मान लो 2 वर्ष में यदि किसी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है, मृत्यु हो गई है, 3 वर्ष यदि शेष रहे हैं तो शेष अवधि के लिए नहीं, नया राष्ट्रपति पूरे 5 वर्ष के लिए ही अपना पद ग्रहण करता है। तो राष्ट्रपति का पद 56 में स्पष्ट रूप से कार्यकाल के बारे में इसका उल्लेख किया गया है। इसके अलावा एक और अनुच्छेद संविधान के अंतर्गत हम देख सकते हैं, अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित या पुनर्निर्वाचित हो सकता है? तो इसके अंतर्गत संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। राष्ट्रपति कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है, इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। इसके अलावा अनुच्छेद 65 ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा 17वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके अंतर्गत ये कहा गया था, संविधान संशोधन के अंतर्गत, कि यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों ही पद रिक्त हो जाए तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्य करता है, और यदि वो नहीं हो तो उसके अलावा भी वो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 65 में कहा गया है, कार्यवाहक के रूप में कार्य करते हैं। दोनों हो तो मुख्य सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और फिर ऐसे वरिष्ठतम सदस्य के रूप में ये श्रृंखला चलती जाती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि यदि उपराष्ट्रपति या न्यायाधीश कोई भी राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में यदि कार्य करते हैं तो उनको वेतन भत्ते सुविधाएं वही प्राप्त होती है जो कि राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति का कार्यकाल। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शपथ। राष्ट्रपति को शपथ, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगर वो उपस्थित नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में जो वरिष्ठतम, मुख्य न्यायाधीश के बाद जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो उनको शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं वो शपथ संविधान की रक्षा और जनता के कल्याण की शपथ लेते हैं कि वो संविधान की रक्षा करेंगे और जनता का कल्याण करेंगे। तो शपथ कौन दिलाते हैं? मुख्य न्यायाधीश। क्या शपथ लेते हैं? संविधान की रक्षा और जनता का कल्याण करने से संबंधित वो शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति जो अपना इस्तीफा देते हैं, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा जो उपराष्ट्रपति को
सौंपते हैं। शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, लेकिन वो अपना इस्तीफा है वो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपते हैं तो उसकी जो सूचना है वो लोकसभा अध्यक्ष को जरूर देनी पड़ती है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। शपथ मुख्य न्यायाधीश, इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रपति को वेतन जो मिलता है, वेतन और भत्ते, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है और इसके कारण राष्ट्रपति को जो वेतन प्राप्त होता है वो 5 लाख रुपए प्रति माह वेतन प्राप्त होता है। इसके अलावा उसको आवास की सुविधा, उसको यात्राओं की सुविधा, निःशुल्क पेट्रोल की सुविधा, सचिवालय खर्च की सुविधा, पेंशन की सुविधा, विदेश यात्रा की सुविधा, सचिवालय खर्च की सुविधाएं, बिजली, पानी, यात्रा, टेलीफोन, आवास, इन सब की भी निःशुल्क सुविधाएं प्राप्त होती है। पेंशन भी उनको प्राप्त होती है। नेक्स्ट, विशेषाधिकार। राष्ट्रपति पद पर रहने के कारण उनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 के अंतर्गत ये माना गया है कि विधि के समक्ष सब समान होंगे। तो विधि के समक्ष सब समान है तो इसका मतलब ये है कि जो राष्ट्रपति है वो भी विधि के समक्ष समान है, लेकिन राष्ट्रपति पद जो है उसके आधार पर कुछ विशेष सुविधाएं, जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद प्राप्त करेगा उसे ये विशेषाधिकार प्राप्त है। यानी कि वैसे सभी समान है, लेकिन राष्ट्रपति पद के कारण कुछ विशेष सुविधाएं उनको प्राप्त होती है। जैसे राष्ट्रपति पद पर रहते हुए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई भी वारंट नहीं निकाला जा सकता है। दूसरी चीज, राष्ट्रपति पद पर रहते हुए राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई दीवानी या फौजदारी मामला चलाया नहीं जा सकता है, दायर नहीं किया जा सकता है। उन मामलों में किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकती है। दीवानी और फौजदारी मामलों के अलावा जो उनके जैसे दीवानी मामलों के अंतर्गत जो कुछ निजी मामले होते हैं, यदि उससे संबंधित किसी प्रकार की कोई पूछताछ करनी है तो उसकी 14 दिन पूर्व नोटिस देना होता है और उस नोटिस के आधार पर उनसे उनके निजी मामलों से संबंधित कुछ पूछताछ दीवानी मामलों में की जा सकती है, वरना दीवानी और फौजदारी मामलों में किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं होती है। विशेषाधिकार, ये विभिन्न प्रकार के विशेषाधिकार जिनका वर्णन 361 के अंतर्गत, अनुच्छेद 361 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विशेषाधिकारों का वर्णन मिलता है। फिर राष्ट्रपति के ऊपर जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है, जो उनका निर्वाचन होता है। हालांकि निर्वाचन प्रक्रिया का पूरा वर्णन हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन की एक विशेष प्रक्रिया है। निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो है एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर निर्वाचन किया जाता है। ये क्या प्रक्रिया है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस आधार पर उनका निर्वाचन होता है। नेक्स्ट है महाभियोग। राष्ट्रपति को उनके पद से यदि हटाना है तो एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। जो ये विशेष प्रक्रिया है उसका वर्णन अनुच्छेद 61 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद महाभियोग प्रक्रिया क्यों लगाई जा सकती है? महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति के ऊपर सिर्फ संविधान का उल्लंघन करने के आधार पर ही लगाई जा सकती है, अन्य किसी आधार पर नहीं। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर कदाचार के विरोध में भी
महाभियोग लगाया जा सकता है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के ऊपर कदाचार के विरोध में महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। भारत के राष्ट्रपति को सिर्फ संविधान का उल्लंघन करने के आधार पर ही महाभियोग प्रक्रिया या महाभियोग लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद 56 में ये स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि संविधान का उल्लंघन या संविधान का अतिक्रमण यदि करता है तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। आम जो मुकदमे होते हैं उन्हें अभियोग कहते हैं। राष्ट्रपति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, इसलिए इनकी जो प्रक्रिया है उसे महाभियोग प्रक्रिया कहा गया है। महाभियोग प्रक्रिया की एक विशेष व्यवस्था दी गई है। महाभियोग प्रक्रिया का प्रस्ताव लाने से पूर्व राष्ट्रपति, महाभियोग प्रक्रिया क्या है, तो राष्ट्रपति को उसकी 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है कि हम महाभियोग प्रक्रिया या महाभियोग ला रहे हैं। इसकी 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। और ये जो नोटिस है, सूचना है, प्रस्ताव है, महाभियोग जो प्रस्ताव है उसके ऊपर जो संसद है, संसद के किसी भी सदन में, संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है, तो संसद के किसी भी सदन में महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो लाया जा सकता है। महाभियोग के प्रस्ताव के लिए ये आवश्यक है कि संसद के जो भी सदन है उसके सदस्य संख्या के 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होने जरूरी है, यानी कि 25 सदस्य संख्या के कुल सदस्य संख्या की 25% आवश्यक है इसके प्रस्ताव लाने के लिए। एक सदन में, जैसे लोकसभा में यदि ये प्रस्ताव लाया जाता है तो लोकसभा के यदि 1/4 सदस्य ने प्रस्तावित कर दिया और उसके बाद जब ये महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वह स्वयं या उसके द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि अपने पक्ष में अपनी बात कर सकता है, उस सदन में स्वयं उपस्थित होकर या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजकर स्वयं उस पक्ष में अपनी बात रख सकता है। इसके अलावा एक सदन के लिए महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए 2/3 सदस्यों का, कम से कम 2/3 सदस्यों की सहमति या बहुमत आवश्यक होता है। कुल सदस्य संख्या के, मतदान में भाग लेने वालों के नहीं, कुल सदस्य संख्या के, जो जैसे यदि 545 सदस्य हैं तो कुल सदस्य संख्या के, इसमें मनोनीत जो सदस्य है महाभियोग के अंतर्गत, जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी महाभियोग प्रक्रिया के अंतर्गत भाग ले सकते हैं। जब एक सदन में ये महाभियोग प्रक्रिया पारित हो जाती है तो दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव यदि पारित हो जाता है तो जिस दिन से ये महाभियोग प्रस्ताव पारित हुआ है उसी दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है। महाभियोग प्रक्रिया के अंतर्गत जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी भाग ले सकते हैं। हालांकि निर्वाचन प्रक्रिया में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ये जो महाभियोग प्रक्रिया है, ये महाभियोग प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया मानी जाती है। अर्ध न्यायिक विधायी प्रक्रिया नहीं, न्यायिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप, इसलिए इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। अब ये भी क्वेश्चन उठता है कि यदि एक सदन में तो ये प्रस्ताव पारित हो गया और दूसरे सदन में यदि ये प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो क्या होता है। यदि दूसरे सदन में ये प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो गिर जाता है। उसके लिए संयुक्त अधिवेशन की किसी भी प्रकार की व्यवस्था का उल्लेख नहीं है। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन है कि क्या भारत के किसी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है, तो अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया गया है। तो ये भारत के राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति को कार्यपालिका का अध्यक्ष माना जाता है। वो भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। राष्ट्रपति
के लिए बहुत कम योग्यताएं रखी गई है ताकि ये जनतंत्रात्मक लोकतंत्रात्मक शासन के अनुकूल हो। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से होता है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ही। भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है, जो उसका वेतन है वो 5 लाख रुपए है। राष्ट्रपति को हटाने की एक विशेष प्रक्रिया है जिसका वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है, जिसे महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। राष्ट्रपति को जो शपथ है संविधान का उल्लंघन करने पर, राष्ट्रपति को शपथ संविधान की रक्षा करने पर, रक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ दिलाई जाती है। महाभियोग संविधान का उल्लंघन करने पर ही लगता है। ये कुछ चीजों का अध्ययन आज हमने राष्ट्रपति के अंतर्गत किया है। नेक्स्ट जो अपनी क्लास है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसका हम उल्लेख करेंगे। धन्यवाद।